रमज़ान से पहले उनका फ्रांस का सफ़र हुआ और वहाँ से तकरीबन 1 करोड़ की फंडिंग बिल्डिंग के नाम पर वो लेकर के आए हैं। और मैंने उनसे बारहा कहा कि काम शुरू कीजिए आप, लेकिन काम उन्होंने शुरू नहीं किया। तो अपना ज़ाती फ़ायदा उन्होंने हासिल ये किया कि वो जामिया के इर्द गिर्द ही तकरीबन यानी 30 कट्ठा ज़मीन निजी प्रॉपर्टी और अपनी ज़ाती ज़मीन उन्होंने ख़रीदा, जिसका मेरे पास पूरा प्रूफ है, क़बाला है ना, आप देख सकते हैं ये है ना, पूरा क़बाला मेरे पास। कि आपने भी बहुत आलीशान बंगला घर बना लिया है, कहाँ से लाए पैसे आपने? हिसाब तो होना चाहिए, आपने क्या क्या नहीं किया वो आपका ही मामला है, लेकिन जामिया का हिसाब तो होना चाहिए ना। कितने सालों से हिसाब किताब नहीं? 2019 से लेकर के 2024 अब तक का हिसाब सामने नहीं आया है। आपकी बेटी है, आपके बेटा हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चों पर भी आरोप लगता है कि मदरसे के अंदर तालिबात के जहन को ख़राब करने की कोशिश की जाती है। आप वहाँ पे एक और बात हुई थी कि कुंवारा लड़का बगैर शादीशुदा वहाँ पे नहीं पढ़ाएगा, फिर आपने अपने बच्चे को क्यों वहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा? आप अपने लड़के, क्या लगता है अब देंगे वो नसीब का हिसाब किताब? अब तो ये आवाम के बीच में ये मसला है, मेरा भी अपना ज़ाती एतबार से मुतालबा है और आवाम के बीच में मसला है, और आवाम को हिसाब लेना चाहिए, और आवाम के अंदर ये चर्चा है कि हाँ हिसाब उनको देना होगा, हर हाल में हिसाब नहीं देंगे, वो निकाल बाहर हम करेंगे उनको। हम तो चाहते हैं कि आज का आज ही मामला हो जाए, हिसाब वो दे दें तो मामला आज का आज ख़त्म हो जाएगा, कोई मामला ही नहीं है। उनका ये कहना है कि सीए के ज़रिए से हिसाब पेश किया जा चुका है, तो क्या जानना चाहेंगे हम आपसे, क्या सच में हिसाब मौलाना हसनैन साहब की तरफ से पेश किया जा चुका है? बिला वजह का आप मामला क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, हिसाब का जो मामला है, एक है ट्रस्ट के ज़रिए से, है ना, सीए के ज़रिए से, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ज़रिए से जो हिसाब होता है वो तो करना ही है उनको, है ना, लेकिन असल जो हिसाब है वो जामिया आयशा का, और वो हिसाब है रसीद के ज़रिए से। जो जामिया आयशा जामिया आयशा की जो रसीद आप ले करके जाते हैं शहरों में चंदा करने के लिए, उस रसीद का हिसाब तो आप दीजिए, 5 सालों में कितनी रसीद आपने हासिल किया, कितना उस पर कलेक्शन किया, उसका हिसाब तो आप दीजिए जामिया में, वो हिसाब उनका नहीं है। सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। नुरचक में स्थित मदरसा आयशा सिद्दीक़ा को लेकर जिस प्रकार से पिछले दिनों वीडियोस वायरल हुए, मदरसा आयशा सिद्दीक़ा के मैनेजमेंट के ऊपर क्षेत्र के लोग, इलाके के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इस दौरान आपने देखा कि मदरसा के एक ज़िम्मेदार मौलाना हसनैन कासमी से मेरी बात हुई और उन्होंने अपनी बात रखी। मदरसे के ज़िम्मेदार मोहम्मद नसीम कासमी साहब भी मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। और क्या कहेंगे सर, जिस प्रकार से 15 अगस्त को मामला हुआ मदरसा में, मदरसे की बच्चियों को पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, आवेदन देना पड़ा, लड़ाई हुई, झगड़े हुए, और लगातार इस प्रकार के वीडियोस मदरसा के बाहर आ रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? क्यों इस प्रकार की नौबत आन पड़ी? जी, मैं मौलाना नसीम अहमद कासमी, बानी व सदर जामिया आयशा सिद्दीक़ा व इदारा दारुल कुरान नूरचक व हज़रत आयशा सिद्दीक़ा एजुकेशनल वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, मैं इस सिलसिले में एक ज़रूरी वजाहत करना चाहता हूँ। जो आपने सवाल किया उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि ये जामिया आयशा सिद्दीक़ा नूरचक का जो क़याम अमल में आया 2007 में, और उस मौके से आवाम और गांव के लोग ज़िम्मेदार की हैसियत से मुझको मुंतखब किया। जो ज़मीन का क़बाला दस्तावेज़ रजिस्ट्री हुई तो ज़िम्मेदार और नाज़िम की हैसियत से मुझको मुंतखब किया, जिसकी जो है ना ये कॉपी ये आप देख सकते हैं कि मुतवल्ली के हैसियत से ये मेरा नाम है नसीम अहमद कासमी जी। और उस ओहदे पर मैंने काम करना शुरू किया। फिर उसके बाद 1 साल के बाद मैंने मौलाना हसनैन साहब को कहा इदारे के मफाद में कि आप इस ओहदे पर रह करके काम करें, और हम जो ये तालीमी शोबा है हम उसको देखेंगे पूरे इख्तियार के साथ, पूरी ज़िम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, और आप उस पर काम करें। लेकिन हुआ यूँ कि 16 साल में उन्होंने इदारे का मफाद कम और अपना ज़ाती फ़ायदा ज़्यादा उन्होंने हासिल किया। इदारे का फ़ायदा कम कि इन 16-17 साल के अरसे में कोई भी तामीरी काम नहीं हो पाया। आपने देखा होगा जो तामीरी काम शुरू हुआ है यानी वो इलाक़ाई ताउन के मेरी कोशिश से वो काम मैंने शुरू किया। जब मुझको ये मालूम हुआ उनके बारे में कि भाई रमज़ान से पहले उनका फ्रांस का सफ़र हुआ और वहाँ से तकरीबन 1 करोड़ की फंडिंग बिल्डिंग के नाम पर वो लेकर के आए हैं, और मैंने उनसे बारहा कहा कि काम शुरू कीजिए आप, लेकिन काम उन्होंने शुरू नहीं किया। तो हमको लगा कि इनकी नीयत ठीक नहीं है। तो मैंने कहा कि ना भाई ये ज़रूरत है तामीरी काम की, बच्चियों को बहुत दिक्कत, बहुत परेशानी होती है यानी पढ़ने में, तो अब कितना इंतज़ार किया जाए। तो मैंने इलाके के लोगों को मैंने जोड़ा,
वहाँ रब्ता किया, उनसे दरख्वास्त किया, ज़रूरत तकाज़े को रखा। अल्हम्दुलिल्लाह इलाके के लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी लिया और ताउन भी किया। फिर मैंने काम शुरू किया, जो आपने देखा होगा है ना। 31 जनवरी को उसका संग बुनियाद हुआ था। तकरीबन जो है ना 8 कमरा 20 बाई 24 का है वो शुरू हुआ। लेकिन ये इख्तलाफ का फिर शिकार हो गया। इख्तलाफ का शिकार इसलिए हुआ कि मौलाना हसनैन साहब ने मुआविनीन को रोका, इलाके के मुआविनीन को रोका बाज़ाब्ता। ये मेरे पास पूरा प्रूफ और सबूत है कि आप उनको नहीं दीजिए, है ना, उनको नहीं दीजिए, है ना, काम मैं करूँगा। इस तरह से रोका। इलाकाई लोगों ने मुझसे कहा भी, इसलिए इख्तलाफ का वो शिकार हो गया। तो इस तरह से इदारे का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं 16 साल में। और अपना ज़ाती फ़ायदा उन्होंने हासिल ये किया कि वो जामिया के इर्द गिर्द ही तकरीबन यानी 30 कट्ठा ज़मीन निजी प्रॉपर्टी और अपनी ज़ाती ज़मीन उन्होंने ख़रीदा, जिसके पास मैंने जिसका मेरे पास पूरा प्रूफ है, क़बाला है ना, आप देख सकते हैं। ये है ना, पूरा क़बाला मेरे पास मौजूद है। ये मौलाना हसनैन साहब के ज़मीन खरीदी हुई ज़मीन का क़बाला जी, ये उनकी खरीदी हुई है ना ज़मीन का ये क़बाला। कहना है कि मैंने 10 कट्ठा 70,000 की वैल्यू से ख़रीदा है और 12-13 कट्ठा 4 लाख की वैल्यू से ख़रीदा है। कुल 50-60 लाख रुपया होता है। तो इतना उनकी कमाई है पिछले 30 वर्षों में। उन्होंने जो काम किया है या फिर जो भी उन्होंने किया है उसके ज़रिए से उन्होंने कमाया है। तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? इसमें अंदाज़ा लगाएं कि भाई उनकी ज़राए आमदनी क्या है। हम लोग एक इदारे में काम कर रहे हैं, मेरी भी तनख्वाह 30,000 रुपये है, उनकी भी तनख्वाह 30,000 रुपये है और 30,000 रुपये है। उसके अलावा जो घरेलू अखराजात हैं, तकरीबन 9 आदमी का परिवार है, वो शान बान ठाट बार से चलता है। फिर अभी बच्चा बीमार पड़ा, उनका तेज़ाब पिया 2 साल पहले, उसका इलाज दिल्ली के अंदर हुआ, 55 लाख रुपये खर्चा हुआ। और उसके बाद फिर इसी 5 साल में उन्होंने ये करोड़ों की ज़मीन खरीदी। ये रकम कहाँ से? सवाल तो पैदा होता है, ये रकम उनका कहना है कि उनके बेटे की जो तबीयत ख़राब हुई उसको किसी ने गिफ्ट के तौर पे 60 लाख रुपया दिया, जिसमें उन्होंने 55 लाख रुपये बेटे के इलाज में खर्च किया। ठीक है नहीं, उससे हमको बहस नहीं है, लेकिन जामिया का हिसाब तो होना चाहिए। आपने क्या किया नहीं किया वो आपका नहीं मामला है, लेकिन जामिया का हिसाब तो होना चाहिए ना। कितने सालों से हिसाब किताब नहीं? 2019 से लेकर के 2024 अब तक का हिसाब सामने नहीं आया है। 2019 तक उनका हिसाब आ रहा था, जब गुजरात का सफ़र उनका नहीं हो रहा था। लेकिन जब से गुजरात का सफ़र शुरू हुआ और सालों साल वो गुजरात के सफ़र पे रहते हैं, वो कलेक्शन करते हैं, फंडिंग करते हैं, उनको यहाँ इदारे के नज़्म नस्क़ से कोई मानी मतलब नहीं है तालीमी एतबार से कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इस तरीके से बांटा गया काम को मेरे जो समझ में आ रहा है कि उनको कलेक्शन का या चंदा करने का जिम्मेदारी उनको दिया गया और एजुकेशन की जिम्मेदारी, तालीम की जिम्मेदारी आपकी थी, ऐसा ही कुछ था? जी जी, ये काम तकसीम हो गया दोनों आदमी का। ये दोनों आदमी जिम्मेदार हैं, तो काम तकसीम होकर के होगा। इदारे में 2 ही काम हैं, एक मालियात का है, एक तालीमात का है। तो मालियात का शोबा को अपना वो देख रहे थे और तालीमात के शोबे को हम देख रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह तालीमात के शोबे में जो तरक्की हुई अरसे में, कि नूरानी कायदा से लेकर के बुखारी शरीफ तक की तालीम का नज़्म आज से 6 साल कबल से शुरू हो गया। ये एक जो है ना किसी भी इदारे की तरक्की के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो तालीमी निज़ाम कायम किया और उसके बच्चियों की तादाद उसके अंदर बढ़ी और पूरे इलाके के अंदर एक तालीम का एक अच्छा चर्चा और एक अच्छी जो है ना एक अच्छा पैगाम और मैसेज गया। एक आरोप है कि मदरसे के इस बदहाली का और ये जो भी मामला हो रहा है, उन्होंने मौलाना हसनैन ने आपको जिम्मेदार ठहराया है, बद इंतज़ामी का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने बेटे को इसमें शामिल किया, अपने साला साहब को शामिल किया और बद इंतज़ामी फैलाई गई मदरसे में, जिसके कारण मदरसे की नई कमेटी बैठाई गई और आपको मदरसे के ज़िम्मेदार से हटा दिया गया। क्या आप अभी भी मदरसे के ज़िम्मेदार हैं या आपको हटा दिया गया नई कमेटी बनाने के बाद? बद इंतज़ामी फैलाने या बदउनवानी फैलाने की जहाँ तक बात है, तो जब से ही मैंने मौलाना से हिसाब का मुतालबा शुरू किया तो उनकी चूँकि नीयत ठीक नहीं है और वो हिसाब दे भी नहीं पाएंगे, इतना घोटाला है कि वो हिसाब दे भी नहीं पाएंगे। तो उसके बाद से ही उन्होंने अपना एक रुख बदला कि कैसे मौलाना नसीम साहब को इस काम से रोका जाए। तो पहले तो उन्होंने किसी आदमी के ज़रिए से मुझ तक ख़बर भिजवाया कि मौलाना नसीम साहब मेरे हिसाब के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, है ना, अपना हमको आज़ाद छोड़ दें, है ना, हमसे हिसाब का मुतालबा न करें और वो भी अपना आज़ाद रहें, है ना, हम भी उनसे हिसाब का कोई मुतालबा नहीं करेंगे। यानी वो ये कहना चाह रहे जैसे हम घोटाला कर रहे हैं वैसे आप भी अपना आज़ाद रहिए और खाते पीते रहिए, है ना। तो हमको इतनी तकलीफ़ हुई कि ये शख्स ज़िम्मेदार है इदारे का, कैसी नीयत है, कैसा इरादा है ना। तो मैंने इदारे के निज़ाम को साफ़ शफ़ाफ़ और सुथरा बनाने के लिए मैंने ये कोशिश किया। मेरा इसमें क्या ज़ाती फ़ायदा है? एक और बात हुई थी कि कुंवारा लड़का बगैर शादीशुदा वहाँ पे नहीं पढ़ाएगा, फिर आपने अपने बच्चे को क्यों वहाँ पे पढ़ाने के लिए भेजा, अपने लड़के को? ये लड़कियों के इदारे में ये शर्त है और हम नहीं लगाया था कि गैर शादीशुदा कोई उस्ताद की बहाली यहाँ नहीं होगी, वो लड़कियों के इदारे में। लेकिन वहाँ एक इदारा दारुल कुरान भी चलता है जो मस्जिद के अंदर छोटे छोटे बच्चों की तालीम होती है।
तो वहाँ इस तरह की कोई कैद और कोई शर्त नहीं है। वो महज सलाहियत मतलूब होती है और सलाहियत की बुनियाद के ऊपर वहाँ उनकी बहाली होती है। तो उस बुनियाद पर मैंने रखा है। इस पर मेरी बात हुई मौलाना हसनैन साहब से, तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है, यानी मैं आज ही उनको जो है हटा लेता हूँ, लेकिन ये एक बॉन्ड बने कि मुस्तकबिल में आप भी अपनी औलाद को यहाँ नहीं रखेंगे। एक मुआहिदा बन हो जाए, एक तहरीर तैयार हो जाए। अभी तो आपकी औलाद इस काबिल है ही नहीं कि आप किसी को रख सकें, वरना फ्यूचर में उनका प्लान ये है कि पूरी औलाद को हम उसके अंदर रखेंगे और अपने एतबार से सारा काम को हम करेंगे। उसी का एक हिस्सा है कि हमको यहाँ से अलग करने की वो कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक यानी बदनज़मी या बदउनवानी फैलाने की बात है इदारे के अंदर, तो जब मैंने हिसाब का मुतालबा करना शुरू किया और उनकी नीयत ठीक नहीं थी कि हिसाब हम दे नहीं पाएंगे, तो हमको कैसे बचना है, तो उससे बचने अपने आप को बचाने के लिए है चंद है अपने पाले हुए लोगों को है यहाँ दाखिल किया। एक फ़र्ज़ी कमेटी बनाई, खुद साख्ता कमेटी बनाई, कोई अवामी कोई सिलेक्टेड कमेटी नहीं है वो। उसकी कारण उसकी वजह ये हुई कि 15 अगस्त में बच्चियों के ज़रिए मुख्तसर प्रोग्राम होता है और उसके लिए पहले तैयारी होती है, फिर इंटरव्यू होता है। असातिज़ा इंटरव्यू लेते हैं, जो दर्जा अरबी के असातिज़ा हैं उनके ज़रिए इंटरव्यू होता है और फिर बच्ची उसके अंदर सेलेक्ट होती है, उनको प्रोग्राम का करने का मौका उनको दिया जाता है। तो यही हुआ कि इंटरव्यू के ज़रिए बच्चियों का सेलेक्ट हुआ, प्रोग्राम उनको पेश करना था। लेकिन मौलाना हसनैन साहब को ये लगा कि ये सारी बच्ची है नहीं मेरे फेवर की नहीं है, ये ग्रुप और पार्टी में बांट रहे हैं। वो हम ऐसी बात और ऐसी ज़हनियत हम नहीं रखते हैं। वो असातिज़ा को भी ग्रुप में बांट रहे हैं, पार्टी में बांट रहे हैं और बच्चियों को भी। फिर उन्होंने 2 दिन पहले अपने एतबार से सारी बच्चियों को है नहीं तय किया, यही बच्ची प्रोग्राम पेश करेगी और इसको डार्क में रखा गया। लेकिन किसी तरह से बच्चियों को मालूम हो गया, उन बच्चियों को जो इंटरव्यू से पास होकर के आई थी मालूम हो गया। तो अब जाहिर सी बात है उन बच्चों के जज्बात भी हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमने मेहनत किया, तैयारी की, इंटरव्यू के ज़रिए हमारा नाम आया और फिर हमको प्रोग्राम कैसे नहीं पेश करने दिया जाएगा। चुनांचे यही हुआ कि झंडा तोलन के बाद जब बच्चियों को वो राष्ट्रीय गान सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा पढ़ना था, तो वो अपने एतबार से जिनको तय कर रखा था बच्चियों को पेश किया। तो उन बच्चियों ने जो इंटरव्यू के ज़रिए उस्ताद के ज़रिए से पास होकर के आई थी, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा हक़ है, यानी मैं पढ़ूंगी। तो उसी में आकर के ये सब मामला पैदा हुआ। बच्चियों के ज़रिए एहतजाज हुआ, उन बच्चियों के ज़रिए एहतजाज हुआ कि मेरे प्रोग्राम को क्यों छीना जा रहा है, मेरे हक़ को क्यों छीना जा रहा है। यानी ये सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है जो किया जा रहा है मौलाना हसनैन साहब की तरफ से और उनके लोगों की तरफ से। जितना कहना था कि बस बच्चियों के ऊपर उन लोगों ने हमला शुरू कर दिया, है ना। गाली कौन लोग थे जो हमला करने वाले थे? उसमें कलाम साहब हैं, है ना, सुल्तान साहब हैं, याकूब साहब हैं, इसराइल साहब हैं और मौलाना हसनैन साहब उनको उकसा रहे हैं, कह रहे हैं है ना कि मारो। वीडियो भी महफूज है, मारो सालों को, इस तरह की बात कर रहे हैं। वीडियो भी महफूज है, अब सुन सकते हैं। और आरोप है उनका कि उस दिन जो बच्ची थाने गई उस दिन, उन बच्चियों को आप लेकर के गए, सच में बच्चियों को ज़बरदस्ती ले गए थे या आप सच में माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे थे? वो अल्लाह बेहतर जानता है। मेरे जो है ना हाशिए ख्याल में भी, मेरे दिलो दिमाग के अंदर भी ये बात नहीं थी। और जब मुझको ये मालूम हुआ कि बच्चियाँ वहाँ चली गई हैं थाना, तो मुझको सख्त तकलीफ़ हुई। तो मैंने कहा ना, मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया, मुझको सख्त तकलीफ़ हुई। वहाँ मेरा वहाँ जाना तो दूर की बात है, जैसे ही मुझको मालूम हुआ मैंने फ़ोन करके उनको बुलाया बच्चियों को। तो मुझको तो कोई इसका इल्म ही नहीं है। बस सीए के ज़रिए से हिसाब पेश किया जा चुका है, तो क्या जानना चाहेंगे हम आपसे, क्या सच में हिसाब मौलाना हसनैन साहब की तरफ से पेश किया जा चुका है? बिला वजह का आप मामला क्रिएट कर रहे हैं? नहीं, हिसाब का जो मामला है, एक है ट्रस्ट के ज़रिए से, है ना, सीए के ज़रिए से, चार्टर अकाउंटेंट के ज़रिए से जो हिसाब होता है वो तो करना ही है उनको, है ना। लेकिन असल जो हिसाब है वो जामिया आयशा का, और वो हिसाब है रसीद के ज़रिए से। जो जामिया आयशा डोनेशन चंदा वगैरह जी, जामिया आयशा की जो रसीद आप ले करके जाते हैं शहरों में चंदा करने के लिए, उस रसीद का हिसाब तो आप दीजिए। 5 सालों में कितनी रसीद आपने हासिल किया, कितना उस पर कलेक्शन किया, उसका हिसाब तो आप दीजिए जामिया में। वो हिसाब उनका नहीं है जो आना चाहिए। ये बड़ी बात है, समझने की कोशिश करें आप जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं। मौलाना हसनैन साहब का ये कहना था कि 5 साल का जो हिसाब किताब है वो सीए के ज़रिए से पेश किया जा चुका है। उस बात को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो ट्रस्ट का हिसाब किताब है वो तो हर साल पेश करना ही है और वो पेश किया भी जा चुका है। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला मदरसा आयशा सिद्दीक़ा का है वो रसीद के कलेक्शन का हिसाब से जुड़ा मामला है। जो रसीद जाता है मदरसे के नाम से और उस रसीद पे कितना लोगों ने डोनेट किया, कितना कलेक्शन आया, उसका चंदा नहीं दिया जा रहा है और उसी को लेकर पूरा विवाद है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी बिल्कुल सही है, और उसी का मेरा मुतालबा भी है कि उसी का हिसाब आना चाहिए और मेरा मुतालबा रहेगा, है ना। अवामी सतह पर भी मैंने कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि मेरा मुतालबा हिसाब का रहेगा और उनको हिसाब हर हाल में देना है।
तो अभी तो आपको मदरसे से निकाल दिया गया है, आप किसी पद पे नहीं है, सदर मुदर्रिस थे वो भी हटा दिया गया है, अभी एक एहसान किया गया है आप पे कि आप वहाँ पे आकर के पढ़ा सकते हैं, तो आप कैसे अब हिसाब लीजिएगा? जब 1 साल से ये मामला चल रहा था हिसाब का और उनकी नीयत ठीक नज़र नहीं आ रही थी, तो जो ट्रस्टियान थे उनके मशवरे से ये तय हुआ कि लगता है कि इनकी नीयत में फसाद है और खोट है और हिसाब नहीं देना चाहते हैं, घोटाला करके बैठे हुए हैं। और इदारे की तारीख रही है कि जो इस तरह का घोटाला कोई करता है तो उसके इदारे से निकाल बाहर कर दिया जाता है। तो ट्रस्टियान के मशवरे से मैंने भी उनको निकाल बाहर कर दिया है, ट्रस्टियान के मशवरे से निकाल बाहर कर दिया है, यानी 2023 में ही। अब न वो इदारे के जनरल सेक्रेटरी हैं और न वो नाजिम हैं। अलबत्ता ट्रस्टियान के मशवरे से ये तय पाया है कि बहरहाल वो भी, उनकी भी कुर्बानी है, तो इदारे में उनको रहने दिया जाए और नाज़िम मालियात के हैसियत से उनको रहने दिया जाए, या उसको कहिए कि सफ़ीर की हैसियत से, सफ़ीर की हैसियत से, जी, जो सफ़ारत का काम करते हैं, चंदा उंदा करते हैं, सफ़ीर की हैसियत से उनको रहने दिया जाए। तो अभी उनकी हैसियत इदारे के अंदर सफ़ीर की है ना, और वो हैं इस मामले में एक डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, ये देख सकते हैं मेरे हाथ में एक डॉक्यूमेंट्स है और इस पर जो लिखा हुआ है ये 2008 में ट्रस्टी का जो बॉन्ड पेपर बना था वो पेपर है। उसमें लिखा हुआ है द फॉलोइंग नेम्ड बिलो पर्सन विल बी ट्रस्टी फॉर परमानेंट होल लाइफ। मतलब ये जो नाम है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये लोग जो ट्रस्टी हैं ये होल लाइफ के लिए परमानेंट है, इनको कोई निकाल नहीं सकता है, क्या ऐसा कह सकते हैं? हाँ जी। और इनमें नाम है मोहम्मद हसनैन कासमी, सन ऑफ मोहम्मद अंसार एट पोस्ट ऑफिस नुरचक, PS बिस्फी वाया बिस्फी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी इन द स्टेट ऑफ बिहार इंडिया। और दूसरा नाम है नसीम अहमद कासमी, सन ऑफ अब्दुल जब्बार एट पोस्ट ऑफिस नुरचक, PS बिस्फी वाया बिस्फी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी इन द स्टेट ऑफ बिहार इंडिया। और एक और नाम है इसमें अब्दुल मन्नान, सन ऑफ लेट मोहम्मद मुनीफ, विलेज पोस्ट ऑफिस नुरचक, PS बिस्फी वाया बिस्फी डिस्ट्रिक्ट मधुबनी इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो ये 3 नाम है इस पेपर में जो होल लाइफ परमानेंट ट्रस्टी हैं, होल लाइफ। लेकिन क्या ये लोग अगर कोई गलती करें इदारे को लेकर के तो क्या इनको नहीं निकाला जा सकता है? हाँ, जो ट्रस्टियान के मशवरे से है ना और अक्सरियत से जी, अक्सरियत से ऐसा किया जा सकता है और उनको उसके लिए उसूल ज़ाब्ता है ट्रस्ट का, है ना। उसको नोटिस भेजा जाएगा, उसकी मीटिंग, बोर्ड मीटिंग होगी, बैठेगी, उसमें उस मामला को रखा जाएगा, फिर तजवीज़ पास होगी उसके सिलसिले में। तो ये सारा अमल होता है। हकीकत ये है कि हमने भी कमेटी बना रखा है, 21 अफराद पर मुश्तमिल है। ट्रस्ट में तकरीबन 9 आदमी और उसके अलावा 21 आदमी पर मुश्तमिल हमने भी एक नई कमेटी बना ली है और उसके तहत भी इदारे का निज़ाम अपना चलेगा और चल रहा है। उसमें जनरल सेक्रेटरी के हैसियत से है ना अलहाज हाफिज़ शकील अहमद साहब, है ना, मैंने उनको बनाया है। ज़मीन जो ख़रीदा है पिछले 1.5 से 2 वर्षों में, कुल कितना किबाला है और कितनी ज़मीन है? ये 7 किबाला है और तकरीबन 30 कट्ठा ज़मीन है जो करोड़ों की मालियत का है। वो आप पर भी आरोप है कि आपने भी बहुत आलीशान बंगला घर बना लिया है, कहाँ से लाए पैसे आपने? जी, वो तो है ना, आप घर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी मालियत का वो घर है। यानी तकरीबन मेरे ख्याल से है ना 20 से 25 लाख बहुत है ना उस घर के ऊपर। और मैं तकरीबन 18 साल से मैं खिदमत कर रहा हूँ, है ना। कन्हवा के अंदर 11 साल खिदमत किया, उसके बाद यहाँ आया, 17-18 साल से मैं यहाँ खिदमत कर रहा हूँ। और जैसे कि आपको मालूम है कि 55,000 रुपये अभी बतला रहे हैं, 55,000 रुपया गोया के मजमूई एतबार से हमारी ये ज़राए आमदनी है ना, ज़राए आमदनी है। तो अब उसके ज़रिए से हमने तामीरी काम किया घर का। और सूरत हाल ये है कि घर के अलावा मेरे पास एक धूर ज़मीन भी नहीं है, एक धूर ज़मीन भी मेरे पास नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ वो घर है। तो इस तरह से मैंने अपने घर की तामीर किया है। मौलाना हसनैन साहब और अब मौलाना नसीम साहब से बात करने के बाद जो मामला समझ में आता है वो ये कि मदरसे के एजुकेशन की, पढ़ाई लिखाई को चलाने की जिम्मेदारी मौलाना नसीम साहब की थी और मदरसे के फंडिंग की जिम्मेदारी मौलाना हसनैन साहब की थी। मौलाना हसनैन साहब, मौलाना नसीम साहब दोनों मिलकर इदारा को चला रहे थे और अच्छे खासा चल भी रहा था इदारा। लेकिन उसके बाद जो हिसाब का मामला आया, जो रसीद कटती है, मदरसे की रसीद होती है, उस रसीद के ज़रिए जो कलेक्शन होता है उसके हिसाब का जब मामला आया, उसको देने से इनकार किया मौलाना हसन साहब। लगातार जो आरोप लगा रहे हैं मौलाना नसीम साहब, और उसको लेकर ही पूरा विवाद शुरू हुआ। और आज तक इनका ये कहना है कि आज तक जो रसीद से कलेक्शन हुआ है उस कलेक्शन का हिसाब व किताब आज तक नहीं दिया गया है। क्या लगता है अब देंगे वो रसीद का हिसाब व किताब? अब तो ये आवाम के बीच में ये मसला है, मेरा भी अपना ज़ाती एतबार से मुतालबा है और आवाम के बीच में मसला है और आवाम को हिसाब लेना चाहिए। और आवाम के अंदर ये चर्चा है कहाँ हिसाब उनको देना होगा, हर हाल में हिसाब नहीं देंगे वो निकाल। इनसे बचने के लिए मुझ पर प्रेशर उन्होंने बनाया, इस बीच में 2-3 महीने से मुझ पर प्रेशर बनाया है ना, इन अपने छत पाले हुए आदमी के ज़रिए से भी और बाहर के ज़रिए से भी, गुंडा को बुला करके, शूटर को बुला करके, पैसों के ज़रिए ख़रीद करके, पैसा के मैंने सौदा करके, है ना। ये मुझको रिपोर्ट है और बिल्कुल सबूत भी है इसका कि पैसे की बात कर रहे हैं कि भाई इतना पैसा मैं दूंगा और इतना आदमी मुझको चाहिए। उसको टॉर्चर मुझको बराबर कर रहे हैं वो इस मामले को लेकर के, ताकि वो अपने मौक़िफ़ से और अपने मुद्दा से वो हट जाएँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, मेरे सारे अमल का रुख अल्लाह की तरफ है, अल्लाह देख रहा है मेरे नीयत को और अल्लाह की मदद हो रही है और मेरा मुतालबा रहेगा इंशाअल्लाह।